कर रही हूँ। खोल लिया सर। ठीक है, गुड। अच्छा, ये है मई जून 2023 का पेपर 2-1 है ये। इसके अंदर जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्रामर हैज रिटन अ प्रोग्राम which includes the function calculate. When the program is run, the function returns an unexpected value. Describe how a typical IDE would be used to help debug the program to find the errors in this function. इस फंक्शन के अंदर से एरर फाइंड करने के लिए एक टिपिकल आईडीई जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। तो बेटा पहला पॉइंट हमारे पास क्या बन सकता है? फीचर्स। जी जी। प्रिटी प्रिंटिंग। Very good. We can use single stepping. Using single stepping, we can execute the program line by line. फिर दूसरा फीचर आप लिख सकते हो, यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स वी कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे तो जहां से रोका होगा वहीं से उसको चेक कर लेंगे। देन तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है, वी कैन चेक हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंजिंग बाय यूजिंग द वॉच विंडो। तो वॉच विंडो यूज करते हुए हम चेक कर लेंगे हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंजिंग। इजी। जी। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी हमें बताना चाहिए कि सिंगल स्टेपिंग, यूजिंग सिंगल स्टेपिंग वी कैन चेक द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम। यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स वी कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और तीसरा आप लिख दोगे वॉच विंडो टू चेक हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, द एल्गोरिदम फॉर फंक्शन कैलकुलेट कंटेन्स 3 pseudocode statements shown. Describe the error in each statement or write no error if the statement contains no error. Assume any variables used are of the correct type for the given function. Index is equal to string to num 27 plus 2. जी, क्या एरर है इसमें? ऑब्वियसली फर्स्ट वन में हमारे पास ये है, कैन वी ऐड अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अ नंबर? नहीं ना, तो ये बेसिकली ब्रैकेट मिसमैच है। होना ये चाहिए था कि स्ट्रिंग टू नम की अलहदा से ब्रैकेट होती और ये 2 ब्रैकेट के बाहर होता। ठीक है, मतलब 27 अलग से लिखा होता। स्ट्रिंग टू नम में सिर्फ 27 लिखा होता और प्लस 2 अलग से लिखा होता ताकि वो वैल्यू वैल्यूएट हो जाती, उसके बाद वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता। यहाँ पे देखें ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये 2 भी इसी का पार्ट है। हालांकि स्ट्रिंग टू नम ऑलरेडी नंबर को वो कैसे करेगा, उस पर कोई एक्टिविटी या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कर सकता है वो। गॉट अच्छा, इट? मतलब टू ब्रैकेट ना होता। जी जी जी, 2 ब्रैकेट के बाहर कर लेते। ये तो ब्रैकेट मिसमैच का एरर है। और या फिर आप लिख सकते हो, एडिंग अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर कैन बी इनवैलिड। क्योंकि सबसे पहले देखें, इनर ब्रैकेट है ना, इनर ब्रैकेट सॉल्व की, जब इनर ब्रैकेट सॉल्व की तो क्या किया, 27 जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज आ गया, और बाहर वाली ब्रैकेट में 27 के डबल कोट्स प्लस 2 ऐड करके स्ट्रिंग टू नम में कैसे करेगा वो। समझ आई बात की? जी। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, तो आप क्या इसका जस्टिफिकेशन दोगे? देयर इज ब्रैकेट मिसमैच, और यू कैन से स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यू कैन नॉट बी एडेड। ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम ऑफ मिड CPE 1704 TKS। इसके अंदर 4th वैल्यू से शुरू करेगा और 2 वैल्यूज आउटपुट करवानी है।
और स्ट्रिंग टू नम है, तो इसमें क्या एरर है हमारे पास? देयर इज नो एरर। ये बिल्कुल सही पैटर्न पे लिखा हुआ है। मिड के फंक्शन के ऑलरेडी 3 ही पैरामीटर्स होते हैं। पहले एक स्ट्रिंग, एक उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एक उसकी एंडिंग वैल्यू। तो बस बिल्कुल सही है। और बाद में उसको स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आप क्या लिख दोगे इधर? नो एरर, राइट? जी जी। थर्ड वन है हमारे पास, इफ मंथ ऑफ दिस डेट इज ग्रेटर देन 6 देन। इफ मंथ ऑफ दिस डेट इज ग्रेटर देन 6 देन। जी। बेटा इसमें क्या एरर है हमारे पास? देखिए मंथ को जब वो चेक करेगा ना, तो मंथ विल ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब मंथ के अंदर मौजूद वैल्यू को वो सिंगल कोट्स में 6 के साथ कंपेयर कर रहा है। जो सिंगल कोट्स में 6 है उसका क्या मतलब है कि ये तो कोई करेक्टर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मंथ के पैरामीटर तो क्या होते हैं? मंथ इज गोइंग टू कंपेयर विद द इंटीजर। इन- तो आप क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हो? रॉन्ग पैरामीटर्स, because month is going to take integer as a parameter and cannot be compared with the character। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ है? जी गुड। नेक्स्ट वन, वेरी इजी। the program contains variables with values as follows: active is equal to true, 0.75, exempt false। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेशन देखो और उसको एवेल्युएट करो कि उसके रिजल्ट में क्या आंसर निकलेगा। पॉइंट्स ग्रेटर देन 99 और एक्टिव। 7 पॉइंट्स में 75 है, तो क्या 75 ग्रेटर है 99 से? नहीं तो ये हो गया फॉल्स। और एक्टिव, एक्टिव में क्या स्टोर है? ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आएगा? ट्रू ट्रू। वेरी गुड। पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स का मॉड 2 से लिया है। मॉड का फंक्शन क्या कैलकुलेट करता है? रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो पॉइंट्स के अंदर स्टोर है 75। 75 का रिमाइंडर लिया है 2 के साथ, तो क्या आया हमारे पास? 1 आया है, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है उसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और एग्जाम्प में भी क्या पड़ा हुआ है? फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स फॉल्स ही आएगा। बेहतरीन, वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट्स इज लेस देन इक्वल टू 75 and active or exempt। 75 is less than or equal to 75। ट्रू हो गया क्योंकि इक्वल टू भी साथ लगा हुआ है। एंड एक्टिव और एग्जेम्प्ट, एक्टिव में पड़ा हुआ है ट्रू और एग्जेम्प्ट में पड़ा हुआ है फॉल्स। एंड ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? ट्रू ट्रू होता है। ठीक हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ट्रू बेहतरीन। देन एक्टिव और नॉट एक्टिव एंड नॉट एग्जेम्प्ट। एक्टिव और नॉट एक्टिव, जी एक्टिव में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? ट्रू। और ट्रू नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव उसको क्या कर देगा? नॉट ट्रू को कर देगा फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? ट्रू ट्रू ही होता है। एंड नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट मीन्स एग्जेम्प्ट में फॉल्स है, नॉट फॉल्स का भी क्या मतलब है? ट्रू। तो एंड में आपको पता है जब दोनों ट्रू होते हैं तो आउटपुट क्या आ जाती है? ट्रू ही आ ट्रू जाती है। इजी था ये। जी बेहतरीन। Now, write expression 4 from the table in part C1 in its simplest form। हमने क्या करना है? जो ये expression 4 लिखा हुआ है ना, वो कहता है ये थोड़ा सा difficult to understand है, इसको simplified form में लिख के दिखाएं। देखें बेटा, अगर हमने किसी चीज को सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करते हैं? उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन या बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक्टिव में स्टोर है ट्रू,
ट्रू को लेट से हम कह देते हैं 1, और नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव का क्या मतलब है हमारे पास, फॉल्स, वो हो गया और 0। अगर इसका थोड़ा सा लॉजिकल या मैथमेटिकल वर्जन देखें आप, कि ये एक्टिव और नॉट एक्टिव, जब ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट एग्जेम्प्ट। तो सिर्फ नॉट एग्जेम्प्ट भी हम लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि ये और ऑपरेशन था, इसके अंदर हमारे पास जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई थी वो और की थी। अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें और सिर्फ नॉट एग्जेम्प्ट भी कर दें तो उसका भी वही मीनिंग होगा जो एक्टिव और नॉट एक्टिव। क्योंकि देखिए, एक्टिव होना और नॉट एक्टिव होना ये क्या चीज है, ये दो ऑपोजिट स्टेट्स हैं। दीज ऑपोजिट स्टेट्स कैन कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो वो नॉट एग्जेम्प्ट के रिजल्ट में सिर्फ अवेल्युएट कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ क्या लिख देगा, नॉट एग्जेम्प्ट। नॉट, बेहतरीन। फिर एंड इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस बस कुछ छोड़ भी देना नहीं, ऐसे ही। हमने सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना था। देखें, नॉट एग्जेम्प्ट हमारे पास आंसर क्या वैल्यूएट हुआ है, अगर आपने इसको सिंपल वर्ड्स में समझना है ना, देखें जो आंसर आया था वो क्या आया था, ट्रू आया था ना। और नॉट एग्जेम्प्ट का भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स का नॉट, वो भी ट्रू। तो इस अकेले एक्सप्रेशन को जब हम अवेल्युएट करें तो भी सेम आंसर आ रहा है जो प्रीवियस एक्सप्रेशन को अवेल्युएट करके आ रहा था। ठीक है। बेहतरीन। जी, नेक्स्ट हमारे पास आगे है, एक फ्लो चार्ट बनाना है हमने एल्गोरिदम को देख के। अ प्रोग्राम कंटेन्स एन एल्गोरिदम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टर्स। हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग आउटपुट करवाना है जिसकी एक स्पेसिफिक क्या होगी, लेंथ होगी, जिसके अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। द एल्गोरिदम इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। एल्गोरिदम में हमने क्या करना है, prompt and input a character and store it in mychar। prompt का मतलब है हमने सबसे पहले यूजर को स्क्रीन पे एक मैसेज देना है, और जो करेक्टर इनपुट करवाना है उसको किस वेरिएबल में इनपुट करवाना है, mychar में। फिर दूसरी चीज हमने क्या करनी है, prompt and input an integer, एक इंटीजर इनपुट करवाना है और उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, my count के माय अंदर स्टोर करवाना है। बेहतरीन। Generate a string consisting of my char repeated my count times। इन दोनों की मदद से हमने एक स्ट्रिंग बनाना है जिसके अंदर my char आ रहा हो कितनी दफा, my count times। बेटा इसका सूडो कोड वाला क्वेश्चन हमने पहले एक पेपर में किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसका क्या करना है, जस्ट फ्लो चार्ट बनाना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, हम प्रॉम्प्ट कर देंगे और इनपुट करवा देंगे उसको कि करेक्टर एंटर करो। तो प्रॉम्प्ट किस में होती है, पैरेललोग्राम में। आउटपुट लिख के हम उसको क्या मैसेज दे देंगे, एंटर करेक्टर। ठीक हो गया। और इनपुट उसने क्या कहा था, किस वेरिएबल में स्टोर करवानी है, माई चार में। तो हम क्या करेंगे, अगेन पैरेललोग्राम में लिखेंगे, इनपुट माई चार। इजी। जी। के बाद बेटा जी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर इनिशियली हम क्या स्टोर करवा देते हैं, एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा लेते हैं। और ये क्या होती है, हमारी प्रोसेसिंग होती है जिसको हमने करना है रेक्टेंगल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सेट आउट स्ट्रिंग टू ब्लैंक डबल कोट्स में सेट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जी। अब देखें, उसने कहा था जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार और प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर इट इन माई काउंट। हमने दूसरी चीज क्या करवानी थी, प्रॉम्प्ट करके दूसरी चीज इनपुट करवानी थी, माई काउंट। तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, आउटपुट, और उसमें क्या लिखेंगे, एंटर काउंट। और उस इनपुट को कहाँ पे स्टोर करवाएंगे हम,
इनपुट माय काउंट के अंदर। ठीक हो गया जी। जी। अब बेटा जी हमने क्या करना था, जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माय चार रिपीटेड माय काउंट टाइम्स, यानी माय चार की जो अकरेंसेस हैं वो कितनी दफा आए, जितनी वैल्यू माय काउंट की है। ठीक है, तो अगर तो वो एक दफा भी नहीं एंटर करवाता माय काउंट के अंदर, अगर उसने करवाया हुआ है 0, तो प्रोसेस क्या कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या लग गई, हम रोम्बस के अंदर कंडीशन लगा देते हैं, इज माय काउंट लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो डायरेक्ट यस में क्या आउटपुट करवा देगा वो, आउटपुट माय स्ट्रिंग। और माय स्ट्रिंग जो या आउट स्ट्रिंग जो भी था हमारे पास, और आउट स्ट्रिंग क्या कैसे आउटपुट होगा, उसके अंदर क्योंकि ब्लैंक वैल्यू ही थी, तो अगर काउंट की वैल्यू 1 से कम है तो एक दफा सिर्फ ये आउटपुट करवा दो। इजी। जी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आउटपुट करवाया करेक्टर एंटर करो, उस इनपुट को माई चार में स्टोर करवा दिया। फिर हमने आउट स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया। दूसरी चीज हमने क्या की है, काउंट एंटर करवाओ और इनपुट करवा दिया माई काउंट। फिर हमने लॉजिक लगा दी है कि अगर मेरे काउंट जो एंटर किया है माई काउंट वैल्यू वो लेस देन 1 है, तो क्या करो, आउट स्ट्रिंग को आउटपुट करवा दो। इजी। जी। अच्छा जी, अब इसका नो पार्ट में भी जाना है, तो ये प्रीवियस जो है वो मैं क्या करता हूँ, अरेज करता हूँ, क्योंकि क्योंकि अब हमने क्या करना है, नो तो पार्ट ये में अवेल्युएट करना है। ठीक है, इसके नो पार्ट में क्या जाएगा, नो पार्ट के अंदर हमने कॉन्कैटिनेट करना है किस किस चीज को, माई चार विद माई स्ट्रिंग कंबाइन करना है हमने। तो अगर ये नो है हमारे पास, ये कंडीशन इधर से नहीं निकलेगी। फिर मैं कैसे लिखूं, मेरे पास तो जगह ही नहीं है। आपने छोटा छोटा करके नहीं बनाया, नहीं। वेरी गुड। अब क्या करोगी, कोई बात नहीं, अब उसको पेंसिल से इरेज करके तो फिर बना लें। और नो में क्या आना था हमारे पास, हमने कॉन्कैटिनेट करना है किस किस चीज को कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना है। कॉन्कैटिनेट किन किन दो चीजों को, माई चार एंड माई स्ट्रिंग, ताकि हर दफा वो करेक्टर एंड माई स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। ठीक हो गया। जी। और जब जब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हर दफा माय काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू माइनस करते जाएंगे। बेटा जी हर दफा तो हम प्लस करते हैं, बताएं इस केस में हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो माय काउंट की वैल्यू थी ना वो लेट से स्पेसिफाइड थी 5। तो जब जब माय चार और माय स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होते जा रहे हैं ना, तो हमें पता लगता जा रहा है कि अच्छा ये वैल्यू जब जब माइनस होती जाए जब तब तब क्या करते जाओ, एक दफा एंटर करके कॉन्कैटिनेट करके काउंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, जी। तो अगला काम क्या होगा हमारा, प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग में क्या करना है हमने, माई काउंट इज इक्वल टू माई काउंट -1। और ये लिंक किसके साथ हो जाएगा, इसी कंडीशन के साथ, और उसके बाद प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूजेस द वेरिएबल स्टार्ट डेट। वो कहते हैं एक और हमारे पास प्रोग्राम है जिसका एक डिफरेंट कोई मॉड्यूल है, डिफरेंट पार्ट है जिसके अंदर एक वेरिएबल यूज हुआ है स्टार्ट डेट। राइट द pseudocode statement to declare the start date and assign it to the date corresponding to 15/11/2015। जी बेटा जी इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं ना। अच्छा, डिक्लेयर करने में तो कोई मुश्किल चीज ही नहीं है हमारे पास।
डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेयर, डिक्लेयर स्टार्ट डेट और शाबाश, फिर स्टार्ट डेटा डेट, एक्सीलेंट। टाइप। और स्टार्ट डेट की डेट टाइप क्या होगी? डेट ही होगी, क्योंकि डेट की डेट टाइप डेट ही होती है। ये जी। 1 नंबर तो आपको मिल गया। अब आगे क्या काम करना था हमने? राइट अ सुडोकोड टू डिक्लेयर एंड असाइन इट टू द डेट कॉरिस्पॉन्डिंग टू 15/11/2005। हमने यानी वैल्यू असाइन करनी है, जो डेट आ रही है आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग टू 15/11/2005, और इसको कॉरिस्पॉन्ड करने के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए, हमने इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं कि कौन सा फंक्शन मौजूद है। अभी देख लेते हैं। इंसर्ट 2 1 का इंसर्ट किया। डेट के फंक्शंस है ना ये। जी, तो देखें जरा, कोई कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से कहीं पे लिखा हो कि कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस डेट। सेट डेट। शाबाश बेटा जी, ऑलरेडी डिफाइंड है। वेल डन, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये ये सेट डेट का फंक्शन है, जो क्या बता रहा है? सेट डेट 26/10/2003 रिटर्न्स अ डेट कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस। तो सिंपली हमने एज इट इज उस फंक्शन को क्या कर देना है? असाइन कर देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज होगा, और किस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाना है? जो हमने स्टार्ट डेट का वेरिएबल लिया था, तो ये बन जाएगा स्टार्ट डेट इज असाइंड द वैल्यू। फंक्शन से क्या पिक किया था? एज इट इज सेट डेट। और कौन सी डेट हमने सेट करवानी थी? जो ऑलरेडी डिफाइंड है, डेट, मंथ, ईयर की फॉर्म में। इजी। जी। बेटा समझ आइए इसकी। जी। बेहतरीन, ग्रेट। अब हम क्या करने लगे हैं? इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Customers collect points every time they make a purchase. A program is used to manage the point system, and the table lists some of the information stored for one customer. Identify a suitable data structure for storing the information for one customer. Explain the advantage of using this structure. कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए, और बताएंगे स्ट्रक्चर यूज करने का हमें क्या फायदा होगा। जी, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट तरह का डेटा आता है? वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मायता, रिकॉर्ड। वेरी गुड बेटा, शाबाश, सारी तैयारी आपकी। रिकॉर्ड, ठीक हो गया। और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो आपने उसके अंदर याद किए होंगे नोट्स के अंदर। अ सेट ऑफ डेटा related to different customers or different types of data can be stored under a single identifier name. तो क्या लिखोगे आप? Can be used to store data related to one customer of different type under a single identifier। यानी एक आइडेंटिफायर नेम के अंदर हम क्या कर लेंगे? डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर करवा लेंगे। राइटिंग की समझ नहीं आ रही तो मैं एक दफा बोल देता हूं। कैन बी यूज टू स्टोर डेटा रिलेटेड टू वन कस्टमर ऑफ डिफरेंट टाइप अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर नेम। इजी। जी। बेटा जी ये देखें, ये फ्री के नंबर थे कि नहीं थे? थे। बस ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर that could be used to store the information of all customer।
सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो हम क्या? मतलब अलग तरह का डेटा हो। वेरी गुड जी। अ 1D अरे ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड की एक अरे बना लेंगे, ठीक है। A 1D array of same type could be used. सेम टाइप की हमने अरे यूज कर ली है जिसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी। A 1D array of records, a 1D array of same type could be used. ठीक हो गया? जी। अच्छा जी, देन हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का सवाल आ गया है। बहुत आसान होता है ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है उसी को एक्सपेंड करके लिखना है। थोड़ा सा हम उसके अंदर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें वगैरह ऐड अप करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बना देते हैं। कस्टमर्स रिसीव पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे स्पेंड, द नंबर ऑफ पॉइंट्स डिपेंड ऑन द बैंड दैट द अमाउंट फॉल्स इनटू। वो कहता है कस्टमर्स को पॉइंट्स मिल रहे हैं जितने पैसे वो खर्च करते हैं उनके अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ पॉइंट्स डिपेंड ऑन द बैंड दैट द अमाउंट फॉल्स इनटू, और उनको जितने पॉइंट्स अर्न करने हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कि वो बैंड की किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या क्या बैंड वैल्यूज गिवन है हमारे पास? अगर बैंड वैल्यू 1 है तो उसकी अमाउंट बनेगी <10 और 5 पर होल डॉलर। ठीक है, पर होल डॉलर के लिए उसको मतलब इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। 2 है तो उसके लिए क्या है, बिटवीन $10 and 100 इंक्लूसिव, यानी 10 से लेके 100 तक वैल्यू है, तो उसके लिए पर डॉलर उसको 7 मिल रहे हैं पॉइंट्स, और बैंड वैल्यू उसकी 2 है। और अगर बैंड वैल्यू 3 है तो उसके लिए अमाउंट क्या है, ओवर $100, 10 पर होल डॉलर, पॉइंट्स उसको एक पर्टिकुलर डॉलर पे 10 मिल रहे हैं। For example, if the amount is $99.77, this amount is in band 2, क्योंकि 99.7 अगर वो कहता है अमाउंट है तो ये क्योंकि बैंड 2 की कैटेगरी में फॉल कर रही है ना, therefore the number of points is 7 multiplied by 99, which is 693. The algorithm to calculate the points from a given amount is expressed as follows: work out the appropriate band, calculate and output the number of points, apply the process of stepwise refinement to increase the detail of the algorithm. इस एल्गोरिदम की लेवल ऑफ डिटेल को हमने इंक्रीज करने के लिए हम क्या करना है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कहता है यूज करो। स्ट्रक्चर योर एल्गोरिदम इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द सूडो कोड। और हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, 5 स्टेप्स में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकें। जी। अब बेटा जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या गिवन है, उसने कुछ रेंजेस स्पेसिफाई की हुई हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसके अंदर रेंजेस देखनी है कि क्या क्या रेंज स्पेसिफाई की हुई है। आप देख रहे हो कि दो ही रेंजेस का जिक्र है, 10 10 और 100 और 100। ऐसा ही है ना? जी। तो हम क्या कर लेंगे, पहला स्टेप हम लिख लेंगे, यूज ऑफ अ कांस्टेंट टू स्टोर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या मुराद है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमारे पास गिवन है कि इन वैल्यूज को यूज करना है। तो यूज ऑफ अ कांस्टेंट टू स्टोर द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और वो क्या है, एक 10 है और एक 100 है। इजी। जी। या एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, अमाउंट इनपुट बाय द कस्टमर विल बी स्टोर्ड इन अ न्यूमेरिक वेरिएबल। अमाउंट, ये स्टेप। जी जी, अमाउंट स्टेप स्पेंट बाय
customer will be stored in integer variable. अच्छा जी, और फिर क्या करेंगे हम? अगला काम क्या करना है? अब आपके पास डिफरेंट बैंड वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द अमाउंट एज पर द बैंड एंटर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट एज पर अ पर्टिकुलर बैंड एंटर्ड, यानी जो भी बैंड एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है? कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है। और अगला पॉइंट आप क्या एडअप कर सकते हो? यूजिंग द सेम लॉजिक वर्क आउट द कैलकुलेशन फॉर ऑल बैंड्स। यूजिंग द गिवन लॉजिक वर्क आउट द कैलकुलेशन फॉर ऑल बैंड्स। बेटा जी समझ लग रही है? जी। बेहतरीन। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको टेक्निकलिटी के साथ हम कर रहे हैं, अदरवाइज क्राइटेरिया तो उसने गिवन है। अच्छा जी, एक चीज बेटा आपने यहाँ पे देखी होगी, ये देखें, जब लिखा हुआ आया था ना हमारे पास 99.77, तो उसने उसको राउंड करके 99 कर दिया था। ऐसा ही है ना? तो उसके लिए भी हम एक जी। लॉजिक बना सकते हैं ना? वो क्या लॉजिक बन जाएगी? अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय राउंडिंग ऑफ टू द होल नंबर। अमाउंट इज कैलकुलेटेड by rounding it to the whole number, or the value after the point is removed, truncated. Calculate the amount by rounding off to the whole number. Easy. जी। उसके बाद कैलकुलेशन का तरीका क्या था? उसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट हमने लिख देनी है। कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट या फिर आप कह लो कैलकुलेट द पॉइंट्स बाय मल्टीप्लाइंग अमाउंट्स एंड पॉइंट्स अर्नड। दोबारा, ये सही है। calculate the point, calculate the points by multiplying the amounts with the points earned। ठीक है? स्टेप 5 है ये। नहीं बेटा जी, 5 पूरे हो गए थे, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी हमने हर चीज को डिटेल में कर रहे हैं ना, तो आपने उसको छोटा छोटा करके, अगर आपको लिख रहा हो, लग रहा हो ना बेटा जी, एक चीज मेरी सुन के जानी है आपने। एग्जाम में स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपने पेंसिल के साथ अपने सारे पॉइंट्स जोट डाउन कर लेने हैं, ताकि आपको पता लगे कि मैंने इतनी गिवन स्पेस में इतने पॉइंट्स को फिट इन करना है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ। ठीक है ठीक है। जी? ये अभी 5 नहीं हुए। जी, ये 5 हमारे पूरे हो गए हैं ना? तो ये मैंने जो आपको बताया अभी, ये 6th हो गया था। तो आप 6 7 पे मेरे लिखना पास चाहो तो लिख चार सकते। पॉइंट सॉरी? मेरे पास तो 4 पॉइंट्स हुए अभी। कैसे? ये देखो मैंने लिखे हुए हैं सामने। ये जो आपने लिखवाया था, अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर विल बी स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल, जी जी। ये पहला स्टेप में ही नहीं लिखना था? बेटा जी देखो, हमने पहले स्टेप में कह दिया है कि सिर्फ थ्रेशोल्ड स्टोर करवा ली है, और फिर हमने कहा है कि जो भी यूज कस्टमर ने अमाउंट स्पेंड करनी है उसको एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवाओ। तो 2 हमने कांस्टेंट ले लिए, उसके अलावा यूजर जो भी अमाउंट स्पेंड करेगा वो वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो इसको बेशक कंबाइन करके लिखो या सेपरेटली लिखो। अगर आपने कंबाइन कर दिया फिर तो बेहतरीन है, आपके पास जगह होगी एक और पॉइंट ऐड करने की। जी।
ठीक हो गया। और एंड पे लास्ट पॉइंट आप क्या कर देंगे, आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये सेम एज इट इज लिख दिया, आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेटेड। ठीक है, जी बेहतरीन। अच्छा जी, ये आ गया है आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप क्या करते थे, मैंने बार बार बताया हुआ है कि एक स्ट्रिंग के अंदर से करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं। आई गेस हमने शीट में एक क्वेश्चन किया हुआ भी है। फंक्शन है रिप्लेस, और ये फंक्शन रिप्लेस कितने पैरामीटर ले रहा है, 3 पैरामीटर ले रहा है। एक स्ट्रिंग जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग है, एक चार जो कि ओरिजिनल करेक्टर है, और एक चार जो कि न्यू करेक्टर है। और इन सब की मदद से वो क्या कर रहा है, एक नया स्ट्रिंग बना रहा है, जहां पे जितनी दफा भी ओरिजिनल स्ट्रिंग अकर हुआ है ना, उसको वो रिप्लेस कर देगा किससे, नए करेक्टर से। और फाइनली रिटर्न क्या करवा देता है, नया स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है, रिप्लेस रिप्लेस। कितने पैरामीटर ले रहा है, एक str जो कि स्ट्रिंग था, एक ओल्ड चार था, ओल्ड ch कर लो जो कि करेक्टर था, और एक हमारे पास क्या आएगा, न्यू ch। न्यू चार वेरी गुड, शाबाश, ये भी चार था। और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग। तो हम नीचे लिख देंगे रिटर्न्स, कैपिटल में लिखना था वैसे, रिटर्न्स स्ट्रिंग। ठीक है, एक नंबर मिल गया हमें, जी एंड फंक्शन कर देंगे तो एक नंबर पक्का मिल गया। ये लिख लिया आपने, जी शाबाश। अब हमने और क्या चीज करनी थी, बाकी डिक्लेरेशंस। एक डिक्लेयर करेंगे हम दिस चार, जिसके अंदर से हमने करेक्टर 1 की वैल्यू या ओल्ड करेक्टर की वैल्यू को पिक करके न्यू करेक्टर के साथ रिप्लेस करवाना था। और एक हम लेंगे इंडेक्स का वेरिएबल, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाने हैं, इंटीजर इंटीजर। बेहतरीन। जब भी न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या इनिशियलाइज करवाते हैं, काउंट न्यू स्ट्रिंग बेटा जब बनाते हैं तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या रखवानी होती है,